आराम से आराम से। पीछे वाले दोस्तों बैठिए आराम से। चलिए आप बातचीत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बातचीत क्या हुआ? आइए आइए आइए। बातचीत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बातचीत हमारे और आपके बीच ही होगी। क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, आप बातचीत कर जाते, बातचीत करने लगते, दिमाग बढ़ जाता है। और दरोगा है, दिमाग अगर बढ़ गया तो बहुत कुछ हो जाता है। एक एक नंबर के लिए मार पड़ा हुआ है। चलिए आज टाइम से लगता है कुछ पहले आ गए हैं। चलिए कुछ दोस्त इकोनॉमिक्स के लेकर सवाल कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का महत्व भी दरोगा के एग्जाम में बढ़ गया है। टेंशन नहीं लीजिए, हर सब्जेक्ट खत्म होगा, लेकिन एक एक करके ही खत्म होगा। तो हम सोचे थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेकर चलेंगे, लेकिन अब बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स लेकर ही चलेंगे। इकोनॉमिक्स निश्चित तौर पर 9th-10th में भी ऐच्छिक विषय के रूप में है, तो लगभग लोग नहीं ही पढ़ते हैं। और 11th-12th में जिसका कॉमर्स नहीं है उन्हें भी इकोनॉमिक्स से भेंट होती नहीं है अच्छी तरह से। तो हम इकोनॉमिक्स ही लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे सब याद हो गया जी? याद नहीं हुआ है? अगर याद नहीं हुआ है या याद हो नहीं रहा है तो फिर इसका क्या परिणाम होगा आपको तो पता ही है, और हम तो झेल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि सब बेहतरीन तरीके से याद कर रहे होंगे। और याद करने का मतलब है जितना हो गया है उसको एक दो बार पढ़ देना और उस पर आधारित प्रश्नों को बनाना। आपके स्टडी मटेरियल में प्रश्न पर्याप्त है, उसके बाद कोई प्रश्न करने की जरूरी नहीं है। उसके बाद जब दरोगा का टेस्ट चालू होगा तो उसमें कुछ नए नए प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, और जब नए प्रश्न मिलेंगे तो उसी समय उसको याद कर लेना है। फिलहाल स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ नहीं करना है, क्योंकि वही नहीं होगा ठीक तरह से तो फिर 2-4 बुक में आप उलझ कर रह जाइएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? राइबोसोम पढ़ लिए थे? राइबोसोम तक हुआ था। गोल्जी बॉडी से होगा। चलिए दोस्तों, तो हम कोशिका के, अब बिल्कुल शांत रहिए, गंभीर रहिए, और शांत और गंभीर रहिएगा तो पूरी गारंटी है कि सारी बात आपको क्लास में याद हो जाएगा, बिल्कुल सारी बात। और ये 2 क्लास में आप देख ही लिए होंगे कि सारी बात नहीं तो कम से कम 99% तो आपको याद हो ही जाता होगा। शांति और गंभीरता नहीं बरतिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब बहुत कुछ हो जाएगा तो फिर जिंदगी वीरान हो जाएगी, और वीरान जिंदगी का कहीं पूछ नहीं है, शादी के भी मार्केट में नहीं। तो हम लोग, यह है कोशिका और यह है कोशिका का न्यूक्लियस, और यहां पर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो तरल पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव में ढेर सारी संरचनाएं होती है, और उसे हम कोशिकांग या कोशिका अंगक कहते हैं, अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनल कहते हैं। हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल के बारे में ही समझ रहे थे।
सबसे पहले हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किए, उसके बाद राइबोसोम की बात किए। इंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम के बारे में आप समझ चुके हैं। आज हम तीसरे कोशिका अंगक के बारे में बात करेंगे और वो तीसरा कोशिका अंगक है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, हिंदी में इसे गोल्जी काय कहते हैं, आप अंग्रेजी में ही कहिए गोल्जी बॉडी। और ये जो कोशिका अंगक है, ये बात तो क्लियर है कि गोल्जी बॉडी कोशिका अंगक है, तो ये कोशिका के कोशिका द्रव में ही होगा। और ध्यान रखिएगा ये इस बात का कि कोई भी कोशिका अंगक केवल एक नहीं होते, ढेर सारे होते। यानी कि गोल्जी बॉडी ही है, राइबोसोम ही है, तो वो उसकी संख्या केवल एक नहीं होती है, ढेर सारे होती है। और सभी कोशिका अंगक कोशिका द्रव के सभी भागों में फैले हुए रहते। कुछ गोल्जी बॉडी यहां है, यहां है, यहां है, हर भाग में होते। राइबोसोम यहां है, यहां है, यहां, हर भाग में होते। तो कोई भी कोशिका अंगक केवल एक नहीं होते हैं, उसकी संख्या ढेर सारी होती है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी कोशिका अंगक की संख्या कम होती है, किसी कोशिका अंगक की संख्या ज्यादा होती है। जिसका कार्य ज्यादा है कोशिका के भीतर, उसकी संख्या भी ज्यादा होगी। जिसका कार्य कम है, उसकी संख्या भी कोशिका के भीतर कम होगी। तो गोल्जी बॉडी जो कि कोशिका अंगक है, तो यह कोशिका द्रव में ही होगा। सारे कोशिका अंगक कोशिका द्रव में ही होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसका नाम जो गोल्जी बॉडी है, तो इस कोशिका अंगक की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी के खोजने के कारण इस कोशिका अंगक का नाम ही क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी पड़ गया। तो गोल्जी बॉडी कोशिका अंगक का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जो इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, यानी कि ब्रेन के डॉक्टर थे। और उन्होंने ब्रेन के कोशिका में ही सबसे पहले इस संरचना को खोजा था। और आगे चलकर कैमिलो गोल्जी के खोज के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी पड़ गया। क्या पड़ गया? और गोल्जी बॉडी को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, गोल्जी बॉडी को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो ये मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब गोल्जी बॉडी को देखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यह कोशिका अंगक मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। छड़ यानी कि रॉड, जिसको आप क्या कहते हैं? रॉड। मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। और इस रोड का जो दोनों सिरा होता है ना, थोड़ा फूला होता है। इस रोड का जो दोनों सिरा होता है ना, थोड़ा क्या होता है? फूला हुआ होता है। दोनों सिरा क्या होता है? थोड़ा फूला हुआ होता है। दोनों सिरा क्या होता है? फूला हुआ होता है। तो गोल्जी बॉडी की संरचना कैसी है? तो एकदम मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान है। और इसके बीच बीच में, यानी कि ये जो मुड़े हुए छड़ का गुच्छा है, इसके बीच बीच में बड़ी बड़ी और कहीं कहीं छोटी छोटी थैली पाई जाती है। छोटी छोटी थैली पाई जाती है। छोटी छोटी थैली पाई जाती है। तो गोल्जी बॉडी की संरचना कैसी है? तो मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान। और उस मुड़े हुए छड़ के जो गुच्छे हैं, उसके बीच में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी क्या होती है? थैलियां। क्या होती है? थैलियां। इस थैलियां को वैक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स भी कहते हैं। छोटी छोटी थैली को वेसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी जिसकी संरचना मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान है, और इस मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के बीच में जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी थैलियां पाई जाती है, इसे वैक्यूल्स और क्या कहा जाता है?
वेसिकल्स कहा जाता है, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। अब जो ये मुड़ी हुई संरचनाएं हैं क्षर का, मुड़ी हुई संरचनाएं हैं जो क्षर का, इस क्षर को डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने सिस्टर्नी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सिस्टर्नी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सिस्टर्नी नाम दिया है, सिस्टर्नी। इसीलिए कभी कभी गोल्जी बॉडी के बारे में यह भी कहा जाता है कि गोल्जी बॉडी सिस्टर्नियों का समूह है। गोल्जी बॉडी किसका समूह है? सिस्टर्नियों का समूह है। और सिस्टर्नी किसको कहते हैं? वही क्षर समान संरचना को डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया है? और यहां तक आपको हम बता दें कि डाल्टन और फेलिक्स ने ही पहली बार गोल्जी बॉडी की संपूर्ण संरचना की व्याख्या की थी। कैमिलो गोल्जी ने तो केवल खोज किया था, लेकिन कैमिलो गोल्जी ने इस गोल्जी बॉडी की संपूर्ण संरचना की व्याख्या नहीं कर पाए थे। आगे चलकर इस गोल्जी बॉडी संरचना की संपूर्ण व्याख्या डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने इस मुड़े हुए क्षर के समान संरचना का क्या नाम दिया? क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए कि जंतु के कोशिका में गोल्जी बॉडी जो है वह मुड़े हुए क्षर के गुच्छे के रूप में रहते हैं, लेकिन पौधों के कोशिका का जो गोल्जी बॉडी है उसमें गोल्जी बॉडी का जो क्षर है वो गुच्छों में नहीं रहते हैं, बल्कि पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े रहते हैं। बात समझ रहे हैं? जंतु के कोशिका में गोल्जी बॉडी का क्षर गुच्छों के रूप में रहते हैं, लेकिन पौधे के कोशिका में गोल्जी बॉडी का क्षर गुच्छों में न रहकर क्या होते हैं? बिखरे पड़े होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे पड़े होते हैं। और पौधों के गोल्जी बॉडी को एक अलग नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है डिक्टियोसोम। क्या नाम है? डिक्टियोसोम। क्या नाम है दोस्तों? डिक्टियोसोम। यानी डिक्टियोसोम और गोल्जी बॉडी दोनों एक ही है। डिक्टियोसोम का इस्तेमाल पौधों के गोल्जी बॉडी के लिए किया जाता है। जंतु के कोशिका के गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ही कहते हैं, लेकिन पौधे के कोशिका के गोल्जी बॉडी को आप गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं और नहीं तो और क्या कर सकते हैं? डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ गए? बात को एक बार पुनः समझिए कि जंतु के कोशिका में गोल्जी बॉडी का जो क्षर होते हैं वो गुच्छों के रूप में रहते हैं, लेकिन पौधे के कोशिका में गोल्जी बॉडी का क्षर गुच्छों के रूप में न रहकर क्या होते हैं? बिखरे पड़े होते हैं। क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी के बिखरे हुए क्षर को हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि यह भी आपको प्रोटीन और लिपिड से ही बनी संरचना है। जिस तरह कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी थी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड से बनी थी, और यह भी प्रोटीन और लिपिड से बनी ही संरचना है। लगभग सभी कोशिका अंगक को निर्मित करने में प्रोटीन और लिपिड की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वही राइबोसोम के निर्माण में लिपिड भाग नहीं लिया था। राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ था? प्रोटीन और आरएनए से। राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ था? क्लियर हुआ? बात समझ गए? तो गोल्जी बॉडी समझ गए? एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कोशिका में मुड़े हुए क्षर के गुच्छे के समान जो संरचना रहती है वही क्या है? गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इस कोशिका अंगक का क्या नाम पड़ा? और यह कोशिका अंगक भी किससे निर्मित होती है? प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। और इसके संरचना में, गोल्जी बॉडी के संरचना में मुड़े हुए क्षर के बीच बीच में बड़े बड़े छोटी छोटी थैली भी होते हैं, जिसे वैक्यूल्स और वेसिकल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स और वेसिकल्स कहा जाता है। पौधे के कोशिका के गोल्जी बॉडी वाला क्षर बिखरे पड़े होते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लियर हो गया? अब हम समझेंगे
कि यह गोल्जी बॉडी कौन से कार्य को अंजाम देते, गोल्जी बॉडी कौन से कार्य को अंजाम देते, क्योंकि हर कोशिका अंगक कोशिका के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, जिसके बदौलत कोशिका जीवित बने रहते हैं। तो इस गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य स्रावी अंगक है। क्या है? स्रावी अंगक है। गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य क्या है? स्रावी अंगक। स्रावी अंगक अंग्रेजी में सेक्रेशनल ऑर्गेनल कहेंगे, ठीक है। तो यह एक प्रकार का स्रावी अंगक है। स्रावी मतलब स्रावित करना, यानी कोई चीज को बाहर निकालना। तो गोल्जी बॉडी स्रावी अंगक है, मतलब यह हर प्रकार के पदार्थ का स्राव कर सकता है, यानी कि अपने से बाहर निकाल सकता है। कोशिका द्रव में प्रोटीन की कमी हुई, गोल्जी बॉडी जिसे प्रोटीन स्रावित हो गया। कोशिका द्रव में किसी लिपिड की कमी हुई, गोल्जी बॉडी से लिपिड निकल गया। या कोशिका द्रव में अन्य किसी पदार्थ की कमी हो गई, उसका सेक्रेशन कहां से होने लगेगा? गोल्जी बॉडी से होने लगेगा। तो गोल्जी बॉडी हर प्रकार के पदार्थ को कोशिका द्रव में स्रावित करता है, जिसके कारण गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्रावी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रावी अंगक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर यह हर पदार्थ को स्रावित करता है, तो निश्चित ही यह हर पदार्थ को जमा करने का काम भी करता होगा कि नहीं? तो इस तरह से दोस्तों गोल्जी बॉडी कोशिका का स्टोरेज हाउस भी है। क्या है? स्टोरेज हाउस भी है। स्टोरेज, ठीक है, यानी कि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्या करता है? स्टोर करता है, या विभिन्न प्रकार के पदार्थ को क्या करता है? स्टोर करता है, यानी कि जमा करके रखता है। यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थ को जमा करेगा तब ना यह स्रावित करेगा। तो कोशिका के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों को जमा करने का भी कार्य कौन करता है? और जमा करके रखता है, और जब जरूरत होता है उसको यह क्या कर देता है? स्रावित कर देता है। क्या कर देता है? स्रावित कर देता है। तो एक तरह से यह कोशिका के लिए गोदाम का भी काम करता है, जमा करना और जरूरत पड़ने पर उसे स्रावित करना। कोशिका का स्टोरेज हाउस कौन है? कोशिका का स्रावी अंगक कौन है? और इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण काम को हम बता रहे हैं, जो केवल गोल्जी बॉडी करता है। कोशिका के भीतर एक और कोशिका अंगक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है लाइसोसोम। कोशिका के भीतर एक और कोशिका अंगक होता है, जिसका नाम है दोस्तों लाइसोसोम। यह जो गोल्जी बॉडी है लाइसोसोम का निर्माण करता है, यानी यह कोशिका अंगक एक और कोशिका अंगक का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी के अतिरिक्त ऐसा कोई कोशिका अंगक कोशिका के भीतर देखने को नहीं मिलता है, जो अपने सिवा किसी और कोशिका अंगक का निर्माण कर रहा हो। लेकिन गोल्जी बॉडी में इतनी क्षमता है कि यह एक और कोशिका अंगक, जिसका नाम लाइसोसोम है, उसका निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी के अतिरिक्त और कोई कोशिका अंगक नहीं है जो किसी दूसरे कोशिका अंगक का निर्माण कोशिका के भीतर कर रहा हो। क्लियर हुआ? इसके अलावे ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण भी करता है। जिस तरह राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण कर रहा था। ये गोल्जी बॉडी भी संश्लेषण का काम करता है, यानी किसी पदार्थ को बनाने का काम करता है, और वो पदार्थ है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। वसा में जब कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है तो उसी को हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब हुआ लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हुआ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिका के भीतर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को भी बनाने का या संश्लेषण करने का काम करता है कौन? कोशिका के भीतर लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है कौन? क्लियर हुआ?
क्या जी मोबाइल चला रही है? घर पर के बैठ के बैठो, रूम भाड़ा तो ली होगी घर, काहे डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है, नहीं मन लगता चले जाओ, जाने दीजिए उसको, जाइए ना, हाँ चल जाइए, न जाइएगा तो रख लीजिए मोबाइल को, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन को संश्लेषण का भी काम कौन करता है? लाइसोसोम को बनाने का काम कौन करता है? लेकिन मेन काम स्रावित करना किस पदार्थ का? हर पदार्थ। और अगर यह स्रावित कर रहा है तो निश्चित ही यह किसका काम करेगा? क्लियर हो गया? गोल्जी बॉडी क्लियर हुआ? एक बार और आइए रिवीजन कर लेते। गोल्जी बॉडी कोशिका अंगक का नाम गोल्जी बॉडी इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका खोज कोशिका द्रव में गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं, परंतु पौधे में ये छड़ के गुच्छे में न रहकर बिखरे पड़े होते हैं और पौधे के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। पौधे के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी जो मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के तरह होते हैं, उन गुच्छों के बीच बीच में बड़े बड़े छोटे छोटे थैली होते हैं जिसे वैक्यूल्स और वेसिकल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स और वेसिकल्स कहा जाता है। डाल्टन और फेलिक्स वो पहले वैज्ञानिक थे जो गोल्जी बॉडी के संरचना का संपूर्ण विवरण पहली बार पेश किया, और डाल्टन और फेलिक्स ने इस मुड़े हुए छड़ का क्या नाम दिया? तो आपको दो तरह से पूछ सकता है कि कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान संरचना को क्या कहते हैं, या कोशिका द्रव में सिस्टर्नियों के समूह को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी किस प्रकार का अंगक है? यह कोशिका द्रव में हर कमी पड़ गए पदार्थ को स्रावित करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? और अगर यह हर प्रकार के पदार्थ को स्रावित करता है तो निश्चित ही हर प्रकार के पदार्थ को, तो एक तरह से गोल्जी बॉडी कोशिका का स्टोरेज हाउस भी है। क्या है? स्टोरेज हाउस भी है। क्या है? क्लियर हुआ? लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण में भाग गोल्जी। क्लियर है? गोल्जी बॉडी चलिए, साउंड में प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, हो गया है दोस्तों, हो गया है। दूसरा कोशिका अंगक पर आए। दूसरा कोशिका अंगक है लाइसोसोम। लाइसोसोम हिंदी में भी इसे लाइसोसोम ही कहते। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम तो कोशिका अंगक है। कहां रहता है? तो कोशिका द्रव में। सारे कोशिका अंगक कहां रहते हैं? क्या कोशिका अंगक की संख्या एक एक ही होती है? ढेर सारे होती है। क्या कोशिका अंगक कोशिका द्रव में एक ही जगह रहते हैं? नहीं, सारे कोशिका अंगक सारे कोशिका द्रव में बिखरे पड़े रहते हैं। किसी की संख्या एक नहीं होती है। अगर एक संख्या होती है तो वो न्यूक्लियस का। बात समझ गए? लाइसोसोम जो है यह भी कोशिका द्रव में छोटे छोटे थैली के समान संरचना है। ठीक है, छोटे छोटे थैली की समान संरचना है। कोई थैली गोल तो कोई घनाकार, यानी कि यह संरचना बहुरूपता को दर्शाता है। किसको? यानी कि ये जो थैली है, ये सारे थैली एक तरह की नहीं होती है। कोई थैली गोल होती है, कोई थैली आयताकार होती है, कोई थैली घनाकार होती है, कोई थैली वर्गाकार होती है। सॉरी, आयताकार नहीं होती है, ठीक है, घनाकार होती है, सॉरी। तो लाइसोसोम जो है यह भी थैली के समान संरचना है। कोई थैली बड़ी तो कोई छोटी, कोई गोल तो कोई घनाकार, और यह बहुरूपता को दर्शाता है, यानी कि भिन्न भिन्न तरह की थैली होती है। और यह थैली जो है दोस्तों, थैली समान संरचना एक और थी राइबोसोम का, लेकिन राइबोसोम बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटा था।
राइबोसोम के तुलना में ये लाइसोसोम वाली जो थैली होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। राइबोसोम से ये कई गुना बड़ा थैली होती है। किसका? लाइसोसोम का। और राइबोसोम का जो थैली था उस पर कोई झिल्ली नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि राइबोसोम के अलावे जितने भी कोशिका अंगक है सब पर झिल्लियां चढ़ी होती है। तो लाइसोसोम झिल्ली युक्त थैली है और यह थैली राइबोसोम से बड़ी होती है। यह थैली राइबोसोम से बड़ी होती है। और इस लाइसोसोम के थैली में, लाइसोसोम जो थैली के स्वरूप में है, इसके थैली में 20-21 प्रकार के शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं। 20-21 प्रकार के जो शक्तिशाली एंजाइम है उसको सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। भूल चूक से हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोल दीजिएगा। लाइसोसोम नामक जो थैली होती है उस थैली के भीतर 20-21 प्रकार के शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अब इस एंजाइम का क्या काम है? लाइसोसोम का जो भी काम है ना वो किसके द्वारा करता है? एंजाइम का। और ये एंजाइम शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है जानते हैं? कि जब भी कोशिका के भीतर खतरनाक सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, वायरस जीवाणु खतरनाक वाला कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तो लाइसोसोम अपना ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाकर उस विषाणु पर, जीवाणु पर छोड़ देते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? मर जाते। यानी कि इस लाइसोसोम का काम है कोशिका को खतरनाक सूक्ष्म जीवों से बचाना। लाइसोसोम का काम है कोशिका को जीवाणु और विषाणु से बचा कर रखना। तो फिर आप कहिएगा कोरोना वायरस कैसे घुस गया? तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम का यह एंजाइम जीवाणु और विषाणुओं से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसकी अपनी एक क्षमता है। ये नहीं कि सबको मार देगा, तो इसकी अपनी एक क्षमता है। ये बहुत हद तक बचाने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया? एक काम लाइसोसोम का काहेल पगला रहा है। ध्यान दीजिए, लाइसोसोम का दूसरा काम है, लाइसोसोम का दूसरा काम है, दूसरा काम समझिए। अब देखिए कि कोशिका द्रव में ढेर सारे कोशिका अंगक होते हैं। 3-4 तो पढ़ ही लिए। राइबोसोम पढ़ लिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए, गोल्जी बॉडी पढ़ लिए। तो कोशिका द्रव में जो ढेर सारे कोशिका अंगक है, वो कोशिका अंगक समय समय पर मृत होते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। गोल्जी बॉडी, एक गोल्जी बॉडी मर गया, 2-4 मर गया, 3-4 फिर नया बन गया। तो कोशिका अंगक जो है वो मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो जो कोशिका अंगक कोशिका के भीतर मर गया, अब उसका कोई काम नहीं है। उस कोशिका अंगक यानी कि कोशिका में मृत पड़े कोशिका अंगक को यह लाइसोसोम अपने एंजाइम से डाइजेस्ट कर देता है और वह फिर डाइजेस्ट होकर कोशिका के बाहर निकल जाता है। लाइसोसोम के इस कार्य को कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी कि अंतः कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन। तो लाइसोसोम का दूसरा मुख्य काम क्या है? अंतः कोशिकीय पाचन करना। दूसरा मुख्य काम क्या है?
अंतः कोशिकीय पाचन करना। अंतः कोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब समझे कि नहीं? जो कोशिका अंगक कोशिका के भीतर मृत हो गए हैं, जो कोशिका अंगक कोशिका के भीतर मृत हो गए हैं, उन कोशिका अंगक पर ये लाइसोसोम अपने शक्तिशाली एंजाइम के प्रहार से नष्ट कर देता है और वो फिर नष्ट हुआ कोशिका अंगक कोशिका झिल्ली से होकर बाहर निकल जाता है, कोशिका साफ हो जाता है। यानी कोशिका को साफ सुथरा बनाकर रखना भी किसका काम है? हानिकारक जीवाणु और विषाणु से कोशिका को बचाकर रखना भी किसका काम है? मृत कोशिका अंगक को एंजाइम के मदद से नष्ट कर कोशिका से बाहर निकालना क्या कहलाता है? यह अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम का तीसरा मुख्य कार्य क्या है? तो समझिए कि हर कोशिका की अपनी एक आयु होती है। जैसे आप पढ़े होंगे कि आरबीसी का आयु 90 से 120 दिन होता है, समान रूप से जानते होंगे। अगर 6 महीना भी हो गया जनरल कंपटीशन की तैयारी करते। रक्त में एक कोशिका होती है जिसका नाम है आरबीसी, उसका लाइफ 120 दिन और उसके बाद वो मर गया। तो हर कोशिका की अपनी एक लाइफ होती है। किसी कोशिका की लाइफ आधा दिन भी होता है, किसी का भर दिन होता है, किसी का 10 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है। तो अब सवाल है कि जब कोशिका की आयु पूरी हो जाएगी तो वो मरेगा कैसे? तो ध्यान दीजिए, जब कोशिका की आयु पूरी हो जाती है, जब कोशिका अपने आयु को पूरा कर लेता है, तब उस कोशिका में लाइसोसोम की थैली फट जाती है। जब कोशिका अपने आयु को पूरा कर लेता है तो कोशिका के भीतर का लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है। लाइसोसोम के फटते ही शक्तिशाली एंजाइम कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और सब कुछ को खत्म करके अंततः कोशिका को मार डालते हैं। यानी कोशिका को मरने में भी सहायता कौन करता है? लाइसोसोम। अगर कोशिका से लाइसोसोम को निकाल दिया जाए, कोशिका मृत होगा ही नहीं। तो कोशिका को मृत होने में, मरने में भी सहायता कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के बिना कोशिका मर नहीं सकता है, लेकिन कुछ अपवाद जरूर है इसमें। और आप जानते हैं कि आयु पूरी हो जाने पर लाइसोसोम तो फटेगा ही फटेगा, लेकिन अगर कोशिका की आयु पूरी नहीं हुई और लाइसोसोम फट गया तब क्या होगा? मान लीजिए कोशिका की आयु पूरी नहीं हुई और लाइसोसोम वाली थैली फट गई तो क्या होगा? तो भी कोशिका मरेगा। तो जब कभी आयु भी नहीं पूरी होती है और किसी कारणवश, किसी व्यवधान के कारणवश लाइसोसोम की थैली फट जाती है तो भी कोशिका मृत हो जाती है। और लाइसोसोम अपने ही एंजाइम से अपना भी बचाव नहीं कर पाता है। अगर लाइसोसोम का एंजाइम निकल गया और वो लाइसोसोम पर ही पड़ गया तो वो भी खत्म। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहते। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आयु पूरा होने पर लाइसोसोम तो फटेगा ही, कोशिका को मृत करेगा ही करेगा, लेकिन आयु नहीं पूरी हुई है और बिना आयु पूरे हुए लाइसोसोम की थैली फट गई तो भी कोशिका मर जाएगा और खुद लाइसोसोम भी मर जाएगा, जिसके कारण से क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? तो लाइसोसोम के 3 प्रमुख काम है। सो रहे हैं जी? है? सोइए नहीं। पढ़ने में बहुत मुसीबत है, मुसीबत ही मुसीबत है, लेकिन सभी मुसीबतों पर विजय पाना केवल मानव के ही बस में है और आप मानव हैं, इस बात को भूलिए नहीं। गलत बोल रहे हैं जी? यही तो हमारी खूबी है कि सब कुछ सही बोलते हैं।
तो लाइसोसोम के 3 प्रमुख काम है: जीवाणु और वायरस से कोशिका को अंतःकोशिकीय कोशिका को मृत होने में, और इसे आत्महत्या की थैली कहते। क्लियर? और इस थैली का खोज पहली बार वैज्ञानिक डी डबे ने किया था। किसने किया था? डी डबे ने किया था। किसने किया था? डी डबे ने किया था। क्लियर? लाइसोसोम में कोई दिक्कत? एक बार नजर दौड़ा दीजिए लाइसोसोम पर। नोट ले लिया सब? हाँ, नोट लेने के लिए ऑफिस में भीड़ नहीं लगाना, मार्केट में भी बिक रहा है। चलिए, कुछ लोग कह रहा है दरोगा का सिलेबस चेंज हो गया क्या? अरे चेंज होगा तो पूरे बिहार में पहले ज्ञान बिंदु को पता चलेगा, ठीक है? और हम हल्ला कर करके बताएंगे कि चेंज हो गया है। कोई सिलेबस चेंज नहीं हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मोबाइल है और उसमें भी 5G कनेक्शन है। दरोगा का साइट एक बार में क्लिक करने पर खुलता है। तो हड़बड़ा रहे हैं, लेकिन दरोगा की साइट खोलकर हम नहीं देखेंगे, हमें जो सुनवा कहेगा वही सुनेंगे। तो इस तरह के बातों से बाहर आइए। बदला है कि नहीं बदला, ये हमसे पूछने क्या क्या जरूरत है? स्वयं जाकर साइट पर देख लेंगे। कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक विशेष वर्ग के दरोगा की बहाली का एक सिलेबस कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, और आदमी की फितरत है कि वायरल पर पहले नजर जाएगा, वास्तविकता पर बाद। व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, उसको देख करके धरफरा रहे हैं, लेकिन 5G मोबाइल में दरोगा का साइट नहीं खोल रहे हैं। क्यों? तो हम वायरल पर ही ज्यादा विश्वास कर। तो पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, कोई सिलेबस बदलाव नहीं हुआ है, और बदल ही जाएगा तो बदल ले सिलेबस। क्या बदल ही जाएगा तो बदल ले सिलेबस, फिर से हम बदल कर पढ़ना चालू कर देंगे। क्या जब ठान ही लिए हैं कि दरोगा बनना है, तो फिर सिलेबस बदले कि नहीं बदले कोई टेंशन नहीं लीजिए। अब बदलेगा तो क्या बदलेगा? बायोलॉजी कम करेगा, केमिस्ट्री बढ़ाएगा, केमिस्ट्री कम करेगा, फिजिक्स घटाएगा, यही न करेगा? या मैथ रीजनिंग जोड़ देगा, यही न करेगा? अंग्रेजी तो बिहार की राजभाषा है ही नहीं कि उसको जोड़ेगा क्या? तो किसी भी तरह का कोई शंका नहीं लीजिए। और हम अगले कोशिका अंगक पर आ रहे हैं। अगला कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। और अब तक जितने कोशिका अंगक पढ़े हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, उनमें सबसे बड़ा है यह माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु के कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंगक है। हालांकि पौधे के कोशिका में इससे भी बड़ा एक कोशिका अंगक मौजूद रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु के कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक है। और यह ऐसा कोशिका अंगक है जो पल पल अपने आकृति को बदलते रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है, महीन पतली नलियों के जाल की समान संरचना थी, और उसी तरह संरचना उसकी बनी रहती है। राइबोसोम छोटे छोटे कण के समान या थैली के समान संरचना थी, उसी तरह की उसकी बनी रहती है। लाइसोसोम थैली के समान संरचना है। गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान संरचना है। यानी अब तक जितने कोशिका अंगक पढ़े हैं आप, और इसके बाद जितना आप पढ़िएगा, सब कोशिका अंगक की संरचना कांस्टेंट बना रहता है, नियत बना रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है उसमें। एकमात्र कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी आकृति पल पल बदलते रहती है, पल पल बदलते रहती है। लेकिन थोड़ा सा समय के लिए जब इसका आकृति नियत होती है,
यानी थोड़े समय के लिए जब इसका आकृति बदलना बंद होता है तो यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, तो एक बड़े थैली के समान दिखता है दोस्तों, एक बड़े थैली के समान दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आकृति पल पल बदलते रहती है, लेकिन थोड़े समय के लिए भी जब इसकी आकृति नियत रहती है यानी कि बदलना रुकती है, तो तब यह कैसे दिखाई देती है, तो ऐसे दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर झिल्ली का 2 लेयर होता है। कितना लेयर? 2 लेयर, यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी रहती है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वह डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, एक झिल्ली दूसरा झिल्ली। अब तक जो कोशिका अंगक पढ़े हैं दोस्तों, अब तक जो कोशिका अंगक पढ़े हैं उन सब पर कितनी झिल्ली थी? 1। राइबोसोम में तो वो भी नहीं थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और जो बाहर है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, जो अंदर है उसे इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। और अंदर में जो ये जगह देख रहे हैं, गुहा देख रहे हैं, कैविटी देख रहे हैं, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन से उंगली के समान संरचनाएं निकली रहती है। छोटी बड़ी उंगली के समान संरचनाएं क्या होती है? निकली रहती है। छोटी बड़ी उंगली के समान संरचनाएं क्या होती है? निकली रहती है। किस मेम्ब्रेन से? इनर मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से जो उंगली के समान संरचनाएं निकली रहती है, इस संरचना को कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? और इनर मेम्ब्रेन से जो उंगली के समान संरचनाएं निकलती रहती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो ये इनर में ये जो भीतरी गुहा है, ये गुहा खाली नहीं रहता है, बल्कि इसमें कोशिका द्रव के समान पदार्थ ही क्या होते हैं? भरे रहते हैं। कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते हैं इस गुहा में, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये खाली नहीं है दोस्तों, ये खाली नहीं है। इसमें कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते हैं। और तो और इसके भीतर एक महत्वपूर्ण संरचना भी पाई जाती है। क्या? डीएनए। क्या पाई जाती है? डीएनए। डीएनए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स है। डीएनए। अब जानते हैं पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति का मार्ग तब खुला जब क्या बन गया? डीएनए। डीएनए कहिएगा चिप है, चिप, जिसमें वो सारी सूचनाएं जमा रहती है जो नए कोशिका बनने के लिए जरूरी है। पुराने कोशिका से नया कोशिका बनता है जी, तो पुराने कोशिका से जो नया कोशिका बनेगा, नया कोशिका कैसे बनेगा, किस तरह का बनेगा, वो सारी सूचनाएं किस में रहती है? डीएनए में। और यह डीएनए कोशिका के न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहता है? लेकिन न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंगक में भी रहते हैं। डीएनए कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंगक में भी रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक आपका कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या रहता है? डीएनए रहता है। अब तक जो कोशिका अंगक पढ़े थे किसी में डीएनए नहीं था। और जिसके पास दोस्तों डीएनए है समझिए वो राजा है। मतलब
कुछ और, यानी कि वो बहुत ही मजबूत कोशिका अंगक, ये इतना मजबूत है कि कोशिका से बाहर निकल जाएगा ये तो कुछ समय तक ये खुद जीवित बना रहेगा। क्यों? तो जीवित बनाकर उसे रखेगा कौन? डीएनए। इसके पास सारी सूचनाएं रहती है, ये बता देगा माइटोकॉन्ड्रिया का ये करो तब जीवित रहेगा तुम। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक महत्वपूर्ण संरचना जो मुख्य रूप से केंद्रक में रहते हैं डीएनए, वो पाई जाता है। हालांकि इसमें डीएनए के अलावा और क्या रहता है? आरएनए भी रहता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें क्या रहता है? डीएनए। क्लियर हो गया? समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो पल पल अपने आकृति को बदलते रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स में कोशिका द्रव के समान पदार्थ ही भरे पड़े रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से उंगली के समान जो संरचनाएं निकली रहती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब आइए, इस माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कि इसमें श्वसन संपन्न होता है। क्या? श्वसन संपन्न होता है। श्वसन समझ रहे हैं ना? एक होता है सांस लेना। सांस लेना पूरा पूरा श्वसन नहीं है। सांस लेना श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन पहले पचता है, फिर पचा हुआ भोजन ब्लड के द्वारा सारी कोशिका को पहुंचता है। जिन जंतु में ब्लड नहीं होते उसमें किसी और विधि से भोजन पहुंचता है कोशिका में। अब फिर उस पचा हुआ भोजन का इस्तेमाल होता है किसमें? और श्वसन होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और श्वसन कहां संपन्न होता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में। श्वसन कहां संपन्न होता है? प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में। श्वसन कहां संपन्न होता है? प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें श्वसन संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ गए? तो कोशिका के भीतर श्वसन संपन्न करवाना माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। अब आप कहिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही मुख्य रूप से श्वसन क्यों संपन्न होती है? तो श्वसन के लिए कुछ खास प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। श्वसन को संपन्न करवाने के लिए कुछ खास प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वह एंजाइम कहीं और नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में ही मौजूद रहता है। तो श्वसन को संपन्न करवाने वाले एंजाइम कहां मौजूद रहते हैं? इसलिए श्वसन मुख्य रूप से कहां संपन्न होते हैं? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एटीपी के रूप में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। हम भोजन कर लेते हैं, भोजन पच जाता है, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब तक पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटीपी नहीं बनाएगा तब तक हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी।
और पचा हुआ भोजन जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एटीपी बनवाता है, यही कहलाता है क्या? श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्या संपन्न होते हैं? श्वसन के उपरांत ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी। अब श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल भी हमारा शरीर तुरंत नहीं करेगा। जितनी जरूरत है उतना करेगा, बाकी जमा रहेगा। और जमा कहां रहेगा? तो जहां उत्पन्न होता है वही जमा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन संपन्न भी होते हैं और अतिरिक्त एटीपी वाला ऊर्जा जमा भी रहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहता है क्या? एटीपी। यही एटीपी टूटकर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। तो श्वसन संपन्न भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अर्थात ऊर्जा उत्पन्न भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा भी रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर। क्लियर हो गया? समझ गए? अब माइटोकॉन्ड्रिया से कई वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। इसके खोजकर्ता रिचर्ड अल्टमैन है। रिचर्ड अल्टमैन ने पहली बार इसको खोजकर इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। आगे चलकर बेंडा ने इसका नाम बायोब्लास्ट से बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रखा। किंग सबरी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही क्या संपन्न होती है? श्वसन। किंग सबरी पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पता लगाया कि श्वसन कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर आगे चलकर एक वैज्ञानिक और हुए, वारबर्ग ने यह पता लगाया कि श्वसन वाला एंजाइम ही माइटोकॉन्ड्रिया में है, जिसके कारण श्वसन कहाँ संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका के भीतर श्वसन कहां संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। या पूछ देगा श्वसन का मतलब है क्या बनाना, तो आपसे पूछ देगा कि कोशिका के भीतर मुख्य रूप से एटीपी कहां बनता है? कोशिका के भीतर एटीपी मुख्य रूप से कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हैं। चलिए दोस्तों, अगला कोशिका अंगक है प्लास्टिड, यानी लबक। प्लास्टिड यानी कि लबक। और यह एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल और केवल किसमें पाया जाता है? प्लांट में। प्लांट के अतिरिक्त यह कोशिका अंगक और कहीं नहीं पाया जाता। प्लांट के अतिरिक्त यह लवक यानी कि प्लास्टिड जो है यह और कहीं नहीं पाया जाता। और सभी कोशिका अंगक में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा कौन है? प्लास्टिड। हालांकि जंतु कोशिका में तो है नहीं, इसीलिए हम जंतु कोशिका में बता दें कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि जंतु में यह होता नहीं है, लेकिन पौधे में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है यह प्लास्टिड। इसलिए सभी कोशिका अंगक में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? प्लास्टिड। सभी कोशिका अंगकों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? अगर किसी कोशिका में प्लास्टिड की मौजूदगी है तो निश्चित ही वह कोशिका किसका है?
क्योंकि केवल प्लांट के सेल में ही यह कोशिका अंगक प्लास्टिड उपस्थित रहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में, पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में एक जैसे प्लास्टिड नहीं होते। पौधे के जड़ के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो कुछ और तरह का है। पौधे के तना के कोशिका में जो प्लास्टिड है कुछ और तरह का है। पौधे के पत्ते के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो कुछ और तरह का है। फल और फूल के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो कुछ और तरह का है। पौधे के संपूर्ण भागों के कोशिका में एक तरह के प्लास्टिड नहीं होते हैं। जड़ के कोशिका का प्लास्टिड कुछ और है, फूल और फलों के कोशिका का प्लास्टिड कुछ और है, पत्ती के कोशिका का प्लास्टिड कुछ और है। लेकिन पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में जो प्लास्टिड होते हैं दोस्तों, पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में, पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में कितने तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं? तीन तरह के। यानी प्लास्टिड भी तीन तरह के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? क्लोरोप्लास्ट सबसे महत्वपूर्ण। क्लोरोप्लास्ट सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है कि इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या पाया जाता है? और इसी क्लोरोफिल के बदौलत दुनिया चल रही है। अब कहेगा दुनिया चल रही है? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यही क्लोरोफिल के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ऑक्सीजन जो है 21% वायुमंडल में बना रहता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना? 21%। लेकिन कभी सुने हैं कि हो गया 10%? खत्म हो रहा है, कांस्टेंट बना रहता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो कांस्टेंट बना रहता है, इसमें सबसे प्रमुख योगदान है पौधे का प्रकाश संश्लेषण। और पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? और ये क्लोरोफिल नामक पिगमेंट कहां पाए जाते हैं? जिस तरह आरबीसी के भीतर का हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के भीतर का क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण। तो क्या पौधे के सभी भागों में एक ही तरह का प्लास्टिड होता है? नहीं। पौधे के भिन्न भिन्न भाग में कितने तरह का प्लास्टिड? तीन तरह का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड क्यों है? क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसके बदौलत प्रकाश संश्लेषण होते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तीन प्रकार के प्लास्टिड है। अब ये जान जाइए कि कौन सा प्लास्टिड कहां होते हैं। तो पौधे के जितने भी हरे भाग हैं, जितने भी हरे भाग हैं, चाहे पत्ती हो, फल हो, कुछ भी हो, अगर वो हरा है तो समझ जाइए वहां के कोशिका का प्लास्टिड। पौधे के हरे भागों में चाहे फल ही क्यों ना हो, वो फूल ही क्यों ना हो, पौधे के समस्त हरे भाग वाले कोशिका में किस प्रकार के प्लास्टिड?
कोलोप्लास्ट। पौधे के समस्त हरे भाग वाले कोशिका में किस तरह का प्लास्टिड? कोलोप्लास्ट। हरे रंग के अतिरिक्त जितने भी रंग है, लाल, पीला, हरा, जो भी, हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग वाले भाग के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। जैसे कुछ फल देखे होंगे लाल होता है, तो वो लाल जो फल, लाल फल के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। और पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे पौधा का जड़, कुछ तना भी भूमिगत तना, जैसे आलू क्या है? भूमिगत तना। कुछ तना और अधिकांश जड़, अधिकांश का सबके सब जड़, वे सूर्य के प्रकाश से क्या रहते हैं? वंचित रहते हुए सूर्य के प्रकाश से क्या रहते हैं? वंचित रहते हैं। तो पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, उन भागों के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? उन भाग के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? ल्यूकोप्लास्ट। बात को समझे कि नहीं समझे? तो पौधे के सभी भागों में एक ही तरह, पौधे के सभी भागों के कोशिका में एक ही तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं? नहीं, भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न तरह के प्लास्टिड होते हैं। कुल कितने प्रकार के प्लास्टिड? 3 तरह के प्लास्टिड। पौधे के समस्त हरे भाग के कोशिका में कौन सा? हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग वाले कोशिका में। पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, उन भागों के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर हो गया? समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये बात तो समझ ही गए। कौन सा प्लास्टिड पौधे के किस भाग में होगा ये भी समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि ये तीनों जो प्लास्टिड है ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। तीनों ही प्लास्टिड एक दूसरे में बदल सकते हैं। कोलोप्लास्ट बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है, कोलोप्लास्ट। जब टमाटर फलना शुरू करता है तो वो हरा होता है, तब उसके कोशिका में क्या हो गया? कोलोप्लास्ट। लेकिन टमाटर पकते ही लाल हो गया, तो अब हरे टमाटर के कोशिका में क्या था? कोलोप्लास्ट। लेकिन जैसे पककर लाल हुआ, तो लाल तब हुआ जब कोलोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? पका हुआ टमाटर में लाल रंग जो है अब उसके कोशिका में क्या है? क्रोमोप्लास्ट, यानी कोलोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? तो ये जो तीनों प्लास्टिड है ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। फल जब फलता है तो हरा रहता है, पकते ही पीला या लाल हो जाता है। हरा जब था तो कोलोप्लास्ट था, पक गया, अब वही कोलोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? तो प्लास्टिड जो है ये तीनों ये एक दूसरे में बदल सकते। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए, हम प्लास्टिड की संरचना को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो आइए इसी के संरचना को हम देखने का प्रयास करते हैं। वैसे तीनों की संरचना सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें कोलोफिल है तो हम देखते हैं कोलोप्लास्ट की संरचना। और ये संरचना को समझने पर हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कोलोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पर रहते हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो कोलोप्लास्ट या प्लास्टिड की भी संरचना जो होती है बड़ी थैली की तरह होती है, और ये भी घिरी रहती है दोहरी माइटोकॉन्ड्रिया के तरह। प्लास्टिड भी कितने झिल्ली से घिरी होती है? डबल लेयर से। और प्लास्टिड, कोलोप्लास्ट या किसी भी प्लास्टिड के भीतर का जो ये भाग है इसे गुहा कहते हैं, अंग्रेजी में कैविटी कहते हैं। इस भीतरी गुहा को कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं?
एस्ट्रोमा, हिंदी में भी इसे एस्ट्रोमा ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को मैट्रिक्स बोले थे। क्या बोले थे? प्लास्टिड के भीतरी गुहा को क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोमा। क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोमा। क्लियर हो गया? अब जो ये एस्ट्रोमा है, ये भी कोशिका द्रव के समान पदार्थों से भरे रहते, यानी कि खाली रहते, भरे रहते। और इसके भी, यानी कि इसके भीतर जो तरल पदार्थ है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के तहत महत्वपूर्ण अणु क्या पाए जाते? डीएनए। हमको बताए थे कि डीएनए मुख्य रूप से रहते हैं कहां? तो कोशिका के केंद्रक में। डीएनए मुख्य रूप से रहते हैं कहां? कोशिका के केंद्रक में। लेकिन कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी था और प्लास्टिड में भी है। सभी प्लास्टिड में है, ऐसा नहीं कि केवल कोलोप्लास्ट में है, सभी प्लास्टिड में ये डीएनए पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस एस्ट्रोमा में पतले पतले धागे के समान संरचनाएं होती। पतले पतले धागे के समान क्या होते हैं? संरचनाएं होती। कोलोप्लास्ट के भीतरी गुहा जिसे एस्ट्रोमा कहते हैं, उस एस्ट्रोमा में महीन महीन या पतले पतले धागे के समान संरचनाएं होती है। इन धागों के समान संरचनाओं को एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो भाई नाम रखा गया इसलिए कहते हैं, एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। धागे के समान संरचना को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली। क्लियर हो गया? एस्ट्रोमा लैमेली से लगे, एस्ट्रोमा लैमेली से लगे छोटी छोटी थैली के समान संरचनाएं होती है। छोटी छोटी थैली के समान संरचनाएं होती है। यह थैली एस्ट्रोमा लैमेली से लगा होता है। यह थैली एस्ट्रोमा लैमेली से लगा होता है। क्लियर हो गया? एस्ट्रोमा लैमेली धागे के समान संरचनाएं को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली धागे के समान संरचनाएं क्या कहते हैं? और एस्ट्रोमा लैमेली से जुड़ा हुआ, एस्ट्रोमा लैमेली से जुड़ा हुआ छोटी छोटी थैली लगे रहते हैं और थैली एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते, एक के ऊपर एक व्यवस्थित स्वरूप में रहते। अब जो ये छोटी छोटी थैली है जो एस्ट्रोमा लैमेली से लगा हुआ है, इस छोटे छोटे थैली को कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? तो थैली को कहते हैं थैलेक्वाइड। और थैली के समूह को, यहां जैसे तीन है, एक समूह हो गया, थैली के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली के समूह को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? प्लास्टिड दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्लास्टिड के भीतरी गुहा को कहते हैं एस्ट्रोमा। जिस एस्ट्रोमा में कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते और उस एस्ट्रोमा में पतले पतले धागे के समान संरचनाएं पाए जाते, जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। एस्ट्रोमा लैमेली से लगे थैली समान संरचना को थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। और इसी थैलेक्वाइड नामक थैली में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। कण के समान संरचना इसी थैलेक्वाइड नामक थैली में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? और क्लोरोफिल के समूह को कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम। क्लियर? और इस क्लोरोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन संपन्न होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण गतिविधि इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर संपन्न होती है।
इस प्लास्टिक का मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करवाना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना जी? तो इसका कार्य भी समझ गए, संरचना भी समझ गए। संरचना सभी प्लास्टिक का एक तरह का है, बस इसमें क्लोरोफिल है और सब में क्लोरोफिल नहीं होगा, लेकिन और सब कुछ होगा। दोस्तों क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए अब दो प्लास्टिक के कार्य को समझिए। एक प्लास्टिक का कार्य समझ गए, क्लोरोप्लास्ट का कार्य समझ गए ना? प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण गतिविधि कहां संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण गतिविधि कहां संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट के। अब है क्रोमोप्लास्ट। इसका क्या काम है? हरे रंग के अतिरिक्त पौधे में अन्य जितने भी रंग देखते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रोमोप्लास्ट। जैसे पपीते के पीले रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? गाजर के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? और क्रोमोप्लास्ट भी एक तरह के कई तरह के होते हैं। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, कैरोटीन क्या है? क्रोमोप्लास्ट। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण, कैरिकाजेंथिन क्या है? क्लियर हुआ? ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संग्रह करना। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? पौधों में जो भोजन संग्रह रहता है कोशिका के भीतर और किस अंगक में? ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संग्रह करना। अब आप कहिएगा भोजन का संग्रह करना, क्या भोजन खाता पीता नहीं है, पौधा संग्रह करके रखेगा? तो ध्यान दीजिए एक बात, पौधा को जितना भोजन की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा वो भोजन बना लेता है। एक तो पौधा कुछ करता नहीं है, खड़ा होकर हवा में लहलहाना है, और क्या करना है उसको? बगल में दूसरा पौधा कट जाता है फिर भी उसको कोई मतलब नहीं, कटने दो भाई, हम तो मस्ती से प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो पौधे को जीवन जीने के लिए बहुत कम भोजन की आवश्यकता है, लेकिन पौधे का किचन भर दिन चालू रहता है। सूरज उगा कि नहीं, पौधे का किचन चालू, भोजन बनना चालू, प्रकाश संश्लेषण चालू। अब जब तक सूरज डूबेगा नहीं तब तक भोजन बनना चालू। भोजन की जरूरत है बहुत कम है, बनता है भर दिन। तो वो भोजन क्या होगा? जमा रहेगा। कहां जमा रहेगा? इसी कोशिकांगक में। अब आप कहिएगा कि ये जो भोजन जमा रहता है क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं भोजन? तो ध्यान दीजिए, हम लोग यही भोजन तो करते हैं। आलू खाते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, कहां से आया? वही प्रकाश संश्लेषण। आलू का पौधा इतना भोजन बना लिया कि खुद की जरूरत है ही नहीं, तो आलू का पौधा सोचा कि आलू में जमा करते जाते हैं, अब बाद में हम आलू निकाल के हम खा गए। यानी प्रकाश संश्लेषण से केवल पौधों का भोजन नहीं बनता है, बल्कि इस पृथ्वी पर सारे जंतु का भी भोजन बनता है। आप पौधे के भिन्न भिन्न भागों को खाते हैं कि इसमें विटामिन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, पौधे का ये खा लेंगे वो खा लेंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। वो सब कहां से आ रहा है? बस प्रकाश संश्लेषण से आ रहा है। तो पौधा नहीं यूज किया, पौधा का यूज ये नहीं है, लेकिन वो बनाएगा भर दिन खाना, कुछ भी हो जाए भर दिन खाना बनाएगा पहले वो। इसलिए आप देखे होंगे कभी कभी पतझड़ हो जाता है ना, पौधा में एक भी पत्ता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण बंद है, फिर भी वो 10-10 साल तक जिंदा रहता है। का इतना भोजन जमा करके रखा है ना कि आगे 5-10 साल तक उसको प्रकाश संश्लेषण करने का कोई जरूरी नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट में जमा है भोजन और वो भोजन कर रहा है। क्लियर हो गया? और ल्यूकोप्लास्ट भी कई प्रकार के होते हैं। प्रोटीन जमा करने वाला ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च जमा करने वाला ल्यूकोप्लास्ट, क्लियर, वसा जमा करने वाला ल्यूकोप्लास्ट, सबका नाम दिया हुआ है आपके नोट में। आपसे पूछ देगा कि उस ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं जिसमें वसा जमा रहता है, तो एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये सब क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। कोई दिक्कत? समझ गए प्लास्टिड? चलिए दोस्तों,
अगला कोशिका अंगक पर आते हैं। अगला कोशिका अंगक है सेंट्रोसोम। इसे हिंदी में कहते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम यानी तारक काय। और यह कोशिका अंगक केवल और केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। कुछ कोशिका अंगक है जो केवल जंतु में है, पौधे में नहीं है, और कुछ ऐसे भी है जो पौधे में जंतु में। तो सेंट्रोसोम ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल किसके कोशिका में, केवल और केवल जंतु के कोशिका, केवल और केवल जंतु के कोशिका में। और इस कोशिका अंगक को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखें तो कैसे दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है दोस्तों। सेंट्रोसोम को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, और इस आकृति को कहते हैं बेलन जैसी आकृति। हालांकि पूरी तरह तो बेलन है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है जी। क्लियर? तो सेंट्रोसोम एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल किसके कोशिका में, एनिमल के कोशिका में। समझ रहे हैं ना संरचना को? बहुत का शिकायत रहता है कि 3D वाला पिक्चर काहे न लाते हैं। तो 3D वाला इसलिए नहीं लाते हैं कि 3D लाएंगे तो उसी पर ध्यान चला जाएगा। हमें समझना है संरचना को। ऐसा तो नहीं कि नीट का तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है तो 3D लाने की कोई जरूरी नहीं है। आसान संरचना आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में जिस संरचना के तहत विद्यार्थियों को समझाया गया है, सेम टू सेम उसी संरचना का उपयोग करके आपको समझा रहे हैं। नहीं तो कई टीचर है एकदम 3D लाएगा, लाल हरा पीला दिखाएगा। वो तो मास्टर के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन मास्टर का बस चले तो एकदम लाइव वो ऑपरेशन कर दे कि देखो वह हाथ है यह क्या। तो आप बेहतरीन तरह से समझ रहे हैं ना। तो सेंट्रोसोम केवल किस में पाया जाता है, एनिमल में। और इसकी आकृति कैसी होती है, बेलन जैसी। ये बेलन जैसी आकृति है। और प्रत्येक सेंट्रोसोम के भीतर कभी एक तो कभी दो छोटी छोटी संरचनाएं होती है। प्रत्येक सेंट्रोसोम के भीतर एक या कभी कभी दो, यहां दो बना दिए, एक भी हो सकता है, छोटी छोटी संरचनाएं होती है। और इसे कहते हैं सेंट्रिओल। क्या कहते हैं? यानी सेंट्रोसोम के भीतर क्या पाया जाता है, सेंट्रिओल पाया जाता है। और इसका काम है कोशिका विभाजन में मदद करना। सेंट्रोसोम का क्या काम है, कोशिका विभाजन में। और कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुराने कोशिका से नए कोशिका बनता है, पुराने कोशिका से नए कोशिका बनता है। तो यह सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में ही मदद करता है। एक बात और जानिए कि मानव का जो मस्तिष्क है वो न्यूरॉन कोशिका से बना हुआ है। या मस्तिष्क के कोशिका का क्या नाम है? और न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। और न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने के कारण जन्म होने के बाद इस कोशिका में विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए जब कभी मस्तिष्क के कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो पूरा जीवन नई कोशिका बनता ही नहीं है। किसके अभाव में? सेंट्रोसोम।
अब ध्यान दीजिए, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन में मदद करना, और पौधे में यह नहीं होता है। तो अब कहीं पौधे में नहीं होता तो पौधा कैसे कोशिका विभाजन कर लेता? तो पौधे में दूसरी विधि है कोशिका विभाजन के लिए। प्रकृति ने उसे अलग सामर्थ्य प्रदान किया है कि तुम इस तरह से कोशिका विभाजन करो। आखिर कैसे, तो आगे पढ़ेंगे हम कोशिका विभाजन में। तो न्यूरॉन कोशिका जंतुओं की एक ऐसी कोशिका है जिसमें सेंट्रोसोम के अभाव के कारण जन्म के बाद इन कोशिका में कोई विभाजन हो ही नहीं पाता। इसलिए देखो, पागल हो गया आदमी आजीवन ठीक नहीं होगा। पागल होने का मतलब दिमागी कोशिका का क्षतिग्रस्त होना। एक होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला पागल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा झटका लगा है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में मस्तिष्क का कोशिका क्षतिग्रस्त नहीं होता है, उसको बिजली का झटका देता है या डॉक्टर कोई और तरीके अपनाता है, वो ठीक हो। लेकिन अगर मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो गया कोशिका और व्यक्ति का दिमागी संतुलन बिगड़ गया तो अब आजीवन ठीक नहीं होगा, क्योंकि नया कोशिका ही नहीं बनेगा दोस्तों। क्लियर? सेंट्रोसोम समझ गए? पौधे कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में, यहां से आगे बढ़ेंगे। और लड़की लोग को पहले निकलने दीजिएगा। वैसे लड़के का जनसंख्या तो है ही कौन, निकल जाए, पहले लड़के लोग को निकाल देते हैं। साइटोसोम क्या है? साइटोसोम नहीं बता, अच्छा कल के क्लास में हम साइटोसोम को क्लियर कर देंगे। ऑनलाइन वाले को पीडीएफ सेक्शन में नोट्स डाल दिया गया होगा, 1 या 2 चैप्टर। कितना चैप्टर डाले? 1 चैप्टर डाल दिया गया है, उसमें क्वेश्चन आंसर सब क्वेश्चन होगा पूरा। इकोनॉमिक्स चालू कर देंगे, फिलहाल होली के बाद चालू कर देंगे इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स लेकर चलेंगे, और जब ये दोनों खत्म हो जाएगा उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स लेकर चलेंगे। रितेश कुमार, विकास कुमार, दीपक कुमार, सुमित कुमार, विवेक राजपूत, चलिए सबको मजा लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन असली पढ़ाई घर पर बैठकर ही होती है। घर पर बैठकर लगातार नहीं पढ़िएगा, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नौकरी नहीं दिला सकता है। तो सबकी कोशिश है कोचिंग करने के बाद, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो भी समय बचता है सारे समय को घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए। घर पर नहीं पढ़िएगा, किसी भी तरह का कोई रिजल्ट संभव नहीं हो पाएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। बंद कीजिए ऑनलाइन क्लास को।